हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरपीजी एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 की कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन उनको हल करा रहा हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली परिभाषा है गिफिन का विरोधाभास। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था गिफिन वस्तु क्या होती है। अभी है गिफिन का विरोधाभास। पहले जो ये शब्द है विरोधाभास, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हम जान लेते हैं। इसका मतलब होता है उल्टा या विपरीत, यानी गिफिन वस्तुओं का विपरीत या गिफिन वस्तुओं का उल्टा। जब कीमत जब कम कीमत पर कम मांग और अधिक कीमत पर अधिक मांग की जाती है तो उसे गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तब हम उस वस्तु की कम मांग करते हैं, और जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तब हम उस वस्तु की ज़्यादा मांग करते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, इसको बोलते हैं गिफिन का विरोधाभास। क्यों कहते हैं? क्योंकि गिफिन वस्तु में क्या था कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है, और जब वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उनकी मांग कम हो जाती है। और ये गिफिन का विरोधाभास इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल गिफिन वस्तु का उल्टा है, इसलिए इसको बोलते हैं गिफिन का विरोधाभास। यानी कि जब गिफिन वस्तुओं के बिल्कुल उल्टा है, गिफिन वस्तुओं का नियम लागू नहीं होता है, तो वो है गिफिन का विरोधाभास। यानी जब कम कीमत पर कम मांग होगी और अधिक कीमत पर अधिक मांग होगी तो उसे हम कहेंगे गिफिन का विरोधाभास। दूसरी परिभाषा है तरलता पसंदगी। तरलता पसंदगी का अर्थ होता है तरल रूप में मुद्रा की मांग से है, यानी कि मुद्रा की बहने की क्षमता से है। अब मुद्रा की बहने की क्षमता का मतलब ये नहीं कि वो बहता है पानी की तरफ। उसका मतलब ये है कि जो मुद्रा है, जो पैसे हैं, वो एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, तीसरे आदमी से चौथा आदमी में कैसे घूम रहा है। वो जो घूमने की प्रक्रिया है ना, उसको बोलते हैं तरलता पसंदगी। यानी कि जो पैसा है, जो मुद्रा है, वो आदमी के पास घूम रहा है, तो उसको बोलते तरलता पसंदगी। ठीक है, तो इसकी जो उद्देश्य है, अभी क्वेश्चन आए थे प्री बोर्ड में, तरलता पसंदगी के उद्देश्य। तो इसके तीन उद्देश्य हैं। क्यों होता है कि तरलता पसंदगी क्यों होता है, यानी मुद्रा क्यों तरल रूप में घूमता है, उसके उद्देश्य क्या है? पहला है दैनिक कार्य संपादन उद्देश्य के लिए, यानी कि जो हम दैनिक कार्य करते हैं उसके उद्देश्य के लिए भी क्या होता है, तरलता पसंदगी होता है। किसकी? मुद्रा की। दूसरा है सट्टा उद्देश्य के लिए। अगर आप कहीं पे सट्टा लगा रहे हो तो वहां पे भी क्या चाहिए? पैसा तरल रूप में चाहिए। ठीक है। तीसरा है दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए। दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए भी क्या होना चाहिए? पैसा या मुद्रा तरल रूप में होना चाहिए। ठीक है। और अगली परिभाषा है प्रगतिशील कर। आपको ये क्वेश्चन आया था कि प्रगतिशील कर क्या होता है। यहाँ पे तीन चीजें होते हैं, कर की दर जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक है प्रगतिशील कर, दूसरा होता है आनुपातिक कर, और तीसरा होता है प्रतिगामी कर। ठीक है, तो मैंने आपको दो परिभाषाएं बता रखी हैं। अभी पहले है प्रगतिशील कर। ठीक है, प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें कर की प्रतिशत दर आय की वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि कर की दर जो होती है ना, वो जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाती है। जैसे मान के चलो किसी की 5 लाख रुपए, ठीक है, तो उस पर हम 10% टैक्स लग रहा है। अगर किसी की 10 लाख है, उस पर 15% टैक्स। किसी की 15 लाख है, उस पर 20% टैक्स। किसी की 20 लाख है, उस पर 30% टैक्स। यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि टैक्स की जो दर होती है, कर की जो दर होती है, वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है। दूसरा है आनुपातिक कर। आनुपातिक कर वह कर है जो आय के अनुपात में लगाया जाता है। यानी कि जैसे आय का अनुपात होगा वैसे उसके हिसाब से उसको कर पड़ेगा। कम आय होगी तो कर भी कम पड़ेगा, ज़्यादा आय होगी तो कर भी ज़्यादा पड़ेगा। और एक जो और परिभाषा मैं आपको बता रहा था, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर क्या होता है? इन दोनों का मेल होता है, प्रगतिशील कर का और आनुपातिक कर का। जैसे मैं भारत की बात करूँ तो भारत में प्रतिगामी कर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या होता है कि दो चीज़ें। एक तो क्या होता है, एक फिक्स टैक्स दर है 30%, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं पड़ता है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे क्या है कि जिसकी आय कम है उसको कम टैक्स पड़ता है, जिसकी आय ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स पड़ता है। इसलिए भारत में क्या है कि प्रगतिशील कर भी लागू होता है और आनुपातिक कर भी लागू होता है, और इन दोनों का जो मेल होता है उसको बोलते हैं प्रतिगामी कर। ठीक है। एक नया है हिनार्थ प्रबंध। ठीक है, हिनार्थ प्रबंध क्या होता है? जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है
तो इस घाटे को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रबंध हीनार्थ प्रबंध कहलाता है। यानी कि सरकार की आय कम है और उसका व्यय ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और जो व्यय ज़्यादा हो गया, जो ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा हो गया, उसके लिए या उसको पूरा करने के लिए सरकार जो प्रबंध करती है उसको बोलते हैं हीनात प्रबंध। ठीक है, मान के चलो कोई देश है, उसकी आय है 2 करोड़ रुपये, ठीक है, और वो खर्च कर रहा है 2.5 करोड़ रुपये, यानी जो 50 लाख है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो उस उसके लिए जो उसके लिए सरकार जो प्रबंध करती है ना, जो 50 लाख के लिए अलग जो प्रबंध करती है, तो उसको हम बोलेंगे हीनाट प्रबंध। ठीक है, यानी जब सरकार का व्यय अधिक हो और आय कम हो और हम तो घाटे में चले रहे, तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किया जाता है, जो प्रबंध किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हीनार्थ प्रबंध। ठीक है, और अगला है मित व्ययिता का विरोधाभास। ठीक है, मित व्ययिता का मतलब होता है कम खर्च करना। ठीक है, अब विरोधाभास का मतलब उल्टा। ठीक है, यानी कि मित व्ययिता कहाँ पे सही होता है, कहाँ पे गलत होता है, उसका मतलब है कि मित व्ययिता कहाँ पे सही होता है, कहाँ पे गलत होता है। ठीक है, यानी कि अब मित व्ययिता के विरोधाभास का मतलब है कि मित व्ययिता खराब कहाँ पे होगी। ठीक है, जबकि मित व्ययिता का मतलब है कम खर्च करना, यानी कि जो आदमी कम खर्च कर रहा है, यानी उसको हम बोलेंगे मित व्ययी। और मित व्ययी विरोधाभास कब बनता है, यानी कि गलत कब होता है, वो तब बता। वह एक परिवार में आय उसके व्यय से अधिक होनी चाहिए, अर्थात उसकी उसे बचत करना चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय से बचत बढ़ा दें तो मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और आय हो बचत कम होगी। इसे ही मितव्ययिता का विरोधाभास कहा जाता है। यानी उसका कहने का मतलब है, जब एक आदमी अपनी बचत करता है, अपनी आय से कुछ बचत करता है, तो वो तो अच्छा है, वो गलत नहीं है, वो सही है। ठीक है, लेकिन वो क्या करे कि जब एक अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय की बचत करते हैं, तो वो गलत है। गलत क्यों है? वो क्या होगा, वो मितव्ययिता का विरोधाभास होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर सभी लोग क्या करेंगे, जो अपनी आय है उसका कुछ भाग बचत कर लेंगे, तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं होगा, यानी मार्केट में पैसा नहीं जाएगा। और अगर मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा कि मूल्य में वृद्धि कम हो जाएगी, जो मुद्रा के मूल्य है उसमें वृद्धि कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो आय भी कम होगी, और आय भी कम होगी तो क्या होगा, फिर बचत भी कम होगी। तो अगर ऐसा होता तो इसको हम बोलते हैं मितव्ययिता का विरोधाभास। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू किया गया भारत में। भारत में जीएसटी लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017। पहले भी बताया था मैंने, फिर भी नोट कर लो क्योंकि कई बच्चे गलती कर रहे हैं। नीति आयोग और जीएसटी लागू में दोनों ये क्वेश्चन है, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर की तरह है। वैसे तो 4-5 साल हो गए, लेकिन फिर भी करंट अफेयर के रो में इसको पूछा जाता है। तो जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015, जो कि योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, समष्टि अर्थशास्त्र का उभयोदय यानी कि जनक किसे कहते हैं? प्रोफेसर कीन्स को कहा जाता है। और कई बच्चे इसको एडम स्मिथ कर रहे हैं। एडम स्मिथ नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव यानी जनक कौन था? प्रोफेसर कीन्स था। जो एडम स्मिथ था वो था व्यष्टि अर्थशास्त्र का था वो, और अर्थशास्त्र का भी है वो। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह, ये देवनागरी लिपि का रॉ है, और इसमें इंग्लिश का आर भी इंक्लूड किया गया है। तो ये बन रखा है, देखो, रॉ और रो पे एक कट मार रखा है। ठीक है, तो ये जब लागू हुआ था, जो ये भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह, इसको आधिकारिक रूप से कब प्रयोग में लाया गया? 15 जुलाई 2010 से। और इस चिन्ह को बनाया था डी उदय कुमार। ठीक है, उदय उदय कुमार आईआईटी का छात्र था, और ये मुंबई का छात्र था। इसने इस लोगों को बनाया था। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। ठीक है, और कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। ठीक है ना, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है, चाणक्य और विष्णुगुप्त है। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। एडम स्मिथ नहीं है। एडम स्मिथ तो अर्थशास्त्र का जनक था। ठीक है, जो ये अर्थशास्त्र थी ना, ये पुस्तक थी एक, इसमें अर्थशास्त्र के बारे में लिखा गया था। इसमें मौर्य काल के बारे में लिखा था, मौर्य काल में के शासन में जो हुआ था, जो घटनाएं हुई थी, उसके बारे में लिखा था। किसने? कौटिल्य ने लिखा था। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी, ना कि एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ की दूसरी पुस्तक थी। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।